नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अवनीश पीएन शर्मा जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन अवनीश जी। सर प्रणाम, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। जय जय श्री राम जी। सर तो अवनीश जी, 2 दिन पहले अमित शाह थे, उन्होंने एक आरोप पत्र जारी किया, कुछ टिप्पणियां भी की। उन्होंने कहा कि कभी प्लास्टर चढ़वा लेती हैं, कभी सिर पर पट्टी बांध लेती हैं, कभी व्हील चेयर पर बैठ जाती हैं। उसका जवाब भी आया है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं कई बार मौत के मुंह से निकली हूं, जाकर के डॉक्टरी रिपोर्ट चेक कर लीजिए। उन्होंने डायरेक्ट वे में ये भी कहा कि आपने तो मेरी एक तरीके से जान लेने की कोशिश की थी, मेरे पैर में चोट पहुंचवा कर। अब ये वो प्रकरण सबको याद है, कोई बहुत पीछे नहीं गया है। वो चोट कैसे लगी थी, किसकी गलती से लगी थी, और फिर उसके बाद वो पैर और वो प्लास्टर, वो पट्टियां, और ये अपने पैरों पर तभी खड़ी हुई थी जब रिजल्ट आ गए थे। जिस दिन रिजल्ट आए उसी दिन ये अपने पैरों पर खड़ी होकर के चलने लगी थी। कई बार सभाओं में देखा गया कि जिस पैर में चोट का बहाना कर रही थी, उसी पैर को बड़े, जिसको कहते हैं तरन्नुम में, लहरा रही थी। तो वो कैसी चोट थी वो सब जानते हैं, लेकिन वो तौर तरीके तो सारे जानती हैं साहब। तो वो तौर तरीके इस चुनाव में भी नहीं आजमाएंगी, कोई गारंटी तो है नहीं। भले ही पेशबंदी कर दी हो ये सब बता करके अमित शाह साहब ने, लेकिन कुल मिलाकर के जब हम देखते हैं, आज ही मैं देख रहा था 173 पुलिस स्टेशन के एसएचओ, इंस्पेक्टर बदल दिए गए, अधिकारी बदल दिए गए। कुल मिलाकर के 184 अधिकारी बदले गए हैं। 83 बीडीओ, एक एआरओ और कलकत्ता के ही 31 अधिकारी इनमें शामिल हैं जिनके तबादले हुए हैं। भवानीपुर और नंदीग्राम से भी तबादले हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट सीटें मानी जा रही हैं। हल्दिया, कोलाघाट, एगरा, पटाशपुरा, पटाशपुर, ये सब वहाँ नई नियुक्तियां की गई हैं। और मेदिनीपुर में भी इससे पहले 14 बीडीओ बदले गए थे। 83 बीडीओ और आरओ पहले बदले गए थे। 18 जिलों में कुल मिलाकर के फेरबदल हुए हैं, बहुत बड़े पैमाने पर। और चुनाव आयोग ने मुश्कें तो साहब कस दी हैं। और सवाल तो मैं आगे जाकर के करूंगा आपसे, लेकिन अब माइक आपके पास है। जो तैयारियां हैं चुनाव आयोग की, जो तैयारियां हैं टीएमसी की, जो तैयारियां हैं बीजेपी की, कुल मिलाकर के क्या सीन इस समय लग रहा है आपको? बिल्कुल सर। सर वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी का एक बड़ा फेमस नारा हुआ करता था, जल जंगल जमीन, जिसमें वो कहती थी कि सॉरी, माँ माँ माटी माटी मानुस। माँ माटी मानुस बंगाली आइडेंटिटी को भी बड़ा अच्छे तरीके से संतुष्ट करता था। बंगाली जो एक फितरत है, अस्मिता को जीने वाली और प्राइड को जीने वाली, उसको भी करता था। एक लड़ाका छवि भी था। तो बड़ा एक क्रांतिकारी नारा टाइप का ये साउंड करता था। और ममता बनर्जी माँ माटी मानुष की बात करती हैं। आज आप सोचिए जरा गति क्या हुई है ममता बनर्जी की। फिर मैं आगे चलूंगा। आज भी ममता बनर्जी 3 मौ के शब्दों के साथ लड़ाई लड़ने पर मजबूर हो गई हैं, वो भी राजनीतिक लड़ाई। लेकिन इस बार माँ माटी मानुष की जगह मछली, मटन और मुर्गा उनकी जबान पर। दर्शकों, आप भी 1 मिनट के लिए हंसेंगे कि किसी विधानसभा का चुनाव, वो भी वेस्ट बंगाल जैसा चुनाव, तो वहां पर मछली और मटन और मुर्गा कहां से आ गया। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वेस्ट बंगाल में आ गई तो भारतीय जनता पार्टी की आने वाली वेस्ट बंगाल की सरकार वेस्ट बंगाल में मटन नहीं बिकने देगी, मुर्गा नहीं बिकने देगी और मछली नहीं बिकने देगी। मच्छी नहीं खाने देगी।
मच्छी नहीं खाने देगी। तो आप सोचिए कि विषयों की, मुद्दों की क्या दरिद्रता की स्टेज पर ममता बनर्जी की राजनीति पहुंच गई है कि माँ माटी मानुस की बात करने वाली, बड़ी बड़ी वेस्ट बंगाल के सपने दिखाने वाली ममता बनर्जी अब इस मुकाम पे आ गई हैं कि वो निवाले पर बात कर रही हैं। वो कहीं से चाह रही हैं कि बंगाली प्राइड, बंगाली आइडेंटिटी को मैं जगा दूं, भले वो मछली के जरिए जगा दूं। कुछ लोग हंसेंगे, लेकिन वेस्ट बंगाल में वाकई वेस्ट बंगाल का समाज, उसका कल्चर, उसका भोजन कल्चर, उससे मछली को अगर आप माइनस कर दीजिए तो वाकई एक ऐसा मुद्दा है जो चिपक सकता है। तो ममता बनर्जी के पास अब मुद्दों का इतना अकाल है कि वो इस तरह के मुद्दे उठा रही। इसकी वजह क्या है, इसको समझने की बड़ी आवश्यकता है कि अचानक ममता बनर्जी इस तरह मुद्दों की कंगाली उनके पास क्यों हो गई है। दरअसल ममता बनर्जी का एक जो बहुत बड़ा गेम था कि पूरे वेस्ट बंगाल, भाई बंगाल में विधानसभा चुनाव हो, ममता बनर्जी का जो सबसे बड़ा दांव कि चुनाव में बंगाल में लड़ूं, लेकिन इसको मैं दिल्ली वर्सेस वेस्ट बंगाल लेके चलूं, जो कि समय समय पर, और इस बार भी वो सस्ते तरीके से, क्योंकि उसका कारण यह है कि बंगाल में बंगाली समाज इस बार ममता बनर्जी के इस खेल को ओन नहीं कर रहा है। इसलिए आपने देखा होगा वो कभी महुआ मोइत्रा के जरिए, कभी वो अपने दूसरे सांसदों के जरिए इस चीज को लेके आगे बढ़ा रही हैं, गुजराती वर्सेस बंगाली, ये करने का प्रयास कर रही है। मुझे लगता है पिछली बार से भाजपा ने और खुद प्रधानमंत्री जी ने इस बात को समझा है, और सेंटर भाजपा ने, केंद्रीय भाजपा ने वेस्ट बंगाल के जो पूरी चुनावी रणनीति थी उसका ओवरहालिंग कर दिया, और भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे चुनाव को बंगाल के लिए, बंगालियों के बीच और बंगाल में लड़ा जाने वाला चुनाव बना लिया है। ममता बनर्जी की बहुत बड़ी यूएसपी को बीजेपी ने जमीन पर खा लिया है। आप सोचिए सर कि प्रधानमंत्री, पूरा चुनाव माहौल गर्म हो गया, सब कुछ हो गया है, आज 30 तारीख है, हम लोग ये वीडियो पे बात कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री की चुनावी रैली पहली कब होनी है? 5 तारीख को होनी है वेस्ट बंगाल में। पूरी की पूरी चुनावी रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने इस बार शुभेंदु अधिकारी और बाकी जो स्टेट चेहरे हैं, जो प्रदेश के चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो बंगाल की पृष्ठभूमि से आते हैं, जिन पर ममता बनर्जी ये खेल नहीं कर सकती, वेस्ट बंगाल वर्सेस बाहरी। इस बार आपको चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह जी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे पूरा इलेक्शन का कैंपेन जो है बीजेपी का, वो शुभेंदु अधिकारी और लोकल्स के पीछे पीछे चल रहा है, आगे आगे वो चल रहा है। ये सबसे बड़ी, जो कहते हैं ना कि आदमी को उसी की जमीन पर, जिस मास्टर गेम में वो होशियार हो, वहां पे उसको उलझा देना। ममता को यहां पर उलझाया है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में जो परिवर्तन भाजपा लेके आई है, उससे इस बार बंगाली अस्मिता को डिस्टर्ब करने की बात, बंगालियत पर सवाल, बंगाली कल्चर के अस्तित्व पर सवाल, ये सब काफी न्यूट्रलाइज हो गया। ममता वहां पर इसीलिए फिर वो मछली खोज रही है, वो मटन खोज रही है, वो मुर्गा खोज रही है, तो इस तरह के सस्तेपन पे आ गई है। ये तो रही बात इलेक्शन स्ट्रेटेजी जो बीजेपी ने बंगाल के लिए प्लान की है, जो कि अब तक जमीन पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। कारण ये है सर, ममता बनर्जी भले न उकसाएं, हालांकि वो उकसाती हैं, टीएमसी भले न उकसाए या कोई भी पार्टी, बंगाल में किसी ऐसे सेंटिमेंट को कि अगर जिस पल बंगाली समाज को ये लगा कि ये हमारी आइडेंटिटी, हमारी प्राइड, हमारी पहचान, चाहे वो भाषा की हो, चाहे वो भोजन की हो, चाहे वो भोजन संस्कृति की हो, चाहे वो भूगोल की हो। इसीलिए आप देखिए जैसे ही यहाँ बिहार में राज्यपाल चेंज हुए और एक अजीब सी बात हुई कि साहब बंगाल को काट के, बिहार को काट के एक यूनियन टेरिटरी बनाई जानी है, तुरंत केंद्रीय मंत्री ने उसको इनिशिएट किया, उसका खंडन किया, कहा नहीं, ऐसी कोई योजना नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये बताता है कि बीजेपी ने वहां पर इसको न्यूट्रलाइज कर लिया है। एक तो ये रही बात। दूसरी जो सबसे बड़ी बात आपने कही शुरुआत में ही कि इलेक्शन कमीशन ने जो इस बार तैयारी की है, सर मैं बताऊं, भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में आपने तो न जाने कितने चुनाव कवर किए होंगे। पहला ये ऐसा चुनाव है जिसमें
एक ऐसी राज्य सरकार और उसकी एक ऐसी मुखिया जिसकी पूरी राजनीतिक शैली एक अजीब से असंवैधानिक रूप से संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ खड़ा रहने की है, चाहे वो केंद्र सरकार रही हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन रहा हो। हालांकि राहुल गांधी के समय में तो ये आम हो चला है कि भारत की सभी संवैधानिक खिलाफ संस्थाओं के खिलाफ रहो, यही राजनीतिक शैली है विपक्ष की। लेकिन संभवतः ये पहला ऐसा मौका है कि जब चीफ इलेक्शन के पीछे कस्टोडियन बना हुआ बैठा है इस समय इस देश का सबसे बड़ा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की ताकत, हिम्मत, काम करने की आजादी, काम करने का हौसला, जज्बा और वो सारी व्यवस्थाएं तक, जुडिशियल कमिश्नर की नियुक्ति करके वो व्यवस्था तक, आदमी तक, मैन पावर तक दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो ऐतिहासिक है और उसने वो अभूतपूर्व काम किए। अभूतपूर्व मैंने हाँ, मुझे नहीं लगता सर कि आपके विराट अनुभव में से कहीं एक भी ऐसा इंसिडेंट निकल के आएगा किसी चुनाव का, कभी नहीं हुआ। जब एक बड़ा भाई बनके ऐसे लगता है कि जैसे इलेक्शन कमीशन बंगाल के चुनाव के मामले में न्यायालय को रिपोर्ट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट कर रहा है, और अंततः बंगाल के बारे में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कह भी दिया, सीजीआई की बेंच ने, कि भाई और भी जगह एसआईआर हो रहा है, आपके यहाँ ही इतना ड्रामा क्यों। अब सर जरा कुछ राजनीतिक फिगर्स पर आते हैं, 2 या 3 में इंटरेस्टिंग फिगर देना चाहूंगा। अभी भी एसआईआर की तीसरी सप्लीमेंट्री लिस्ट परसों रात में आई है, 2 आ चुकी, तीसरी ये सप्लीमेंट्री। अगर माना जा रहा है कि एक आध लिस्ट और सप्लीमेंट्री आ सकती है, उसके बाद फाइनल हो जाएगा। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि ऑनगोइंग एसआईआर के नंबर्स जो भी आने वाले हों, लेकिन ये तो सही है कि जो भी 60 लाख से ऊपर नाम कटे हैं और जितने बंगाल में वोटर हैं, लगभग 7% का असर ये जाके फाइनल जो मतदाता सूची आएगी उसमें 7% का मामला कुल निकल के आएगा। ये संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है, इसलिए ये बढ़ ही सकता है, इससे कम नहीं होगा, तो 7 से कम नहीं होगा। आप पिछले विधानसभा चुनाव में देखें तो टीएमसी का वोट शेयर और भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर में केवल 10% का अंतर, 38 और आज 48 था। 38 एंड 48। अब इस 10% मतों के अंतर को 7% से अकेले एसआईआर ने पाट दिया है। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ये जो 7% है, क्या ये सारा ममता बनर्जी का वोट है? मैं कहता हूं जी हां भाई साहब, इसमें से 95% वोट ममता बनर्जी की पार्टी का है। और क्यों? इसके लिए 24 परगना जैसा जो बड़ा जिला है, सीमाई जिला है, अकेले अगर वहां एसआईआर में कटे नामों को देख लीजिए, उनके संज्ञाओं को देख लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि अवैधता किसमें सबसे ज्यादा थी, और जिसमें अवैधता सबसे ज्यादा थी वही सपोर्टर था ममता बनर्जी का, वही जाके वोट करता था। तो इस आधार पर ये तय है कि जो ये 7% का डेंट है, इसमें 95% डेंट ये ममता बनर्जी को लगा, निश्चित रूप से ममता बनर्जी को लगा है। दूसरा एक डेटा आप देखिए सर, अभी तक एसआईआर में जो नाम कम हुए हैं उनके हिसाब से अगर इसको पर सीट में उठा के रखा जाए तो 19,000 के लगभग ये आज की डेट में है। अब भाई एसआईआर ऑनगोइंग है, फाइनल लिस्ट आते आते ये 19,000 भी पर सीट बैठ के थोड़ा आगे ही जाएगा। चलिए हम इसको 19,000 ही मान लेते हैं। बिल्कुल। अब सर 19,000 में से मृतक ऐसे लोग जो परमानेंट पलायन कर गए, कहीं दूसरी जगह सेटल हो गए, इनको अगर हम वहां पर आधा आधा निकाल दें कि इसमें से 9,000 9,500 नाम वो हैं, लेकिन 9,500 नाम ऐसे हैं 19,000 में जो अवैध थे, जिनको वहां नहीं होना चाहिए, जो वहां पर किसी न किसी प्रयोजन के तहत थे, यानी फायदा पहुंचाने के लिए थे। और जब मतदाता सूची का नाम है तो इसका मतलब है मतों का फायदा पहुंचाने के लिए थे। यानी 10,000 तो जेन्युइन नाम कटे हैं जो वोट करते थे, अवैध थे वोटर लिस्ट से। मृतक हटा दीजिए, जो विस्थापित है वो हटा दीजिए। 57 ऐसी सीटें हैं सर वेस्ट बंगाल की जहां पर मतों का अंतर हार जीत का 8,000 से कम था। इन 57 सीटों में से 80% सीटें ममता बनर्जी के पास थी।
ये नंबर्स वो बताते हैं कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी बराबर की जमीन पर, मतों के शेयर के मामले में बराबर की जमीन पर अगर है, तो ये जो 57 सीटों पर अगर मान लिए आप केवल 8,000 से नीचे और एसआईआर ने केवल जो काम किया है, तो ये सीटें कहां जाती हैं? इन सीटों पर ममता बनर्जी यानी टीएमसी के जितने प्रत्याशी पिछली बार जीते थे वो आज की डेट में हार चुके हैं। ये ठीक उसी तरह का नंबर है कि भवानीपुर में जिस तरीके से जितने वोट कटे हैं, ममता बनर्जी जितने मतों के प्रतिशत, जितने मतों के अंतर से जीती थी, अगर आज देखा जाए तो ममता बनर्जी खुद भवानीपुर से हार चुकी हैं अकेले एसआईआर के बदौलत। इसके अलावा सर करीब 150 ऐसे सीटें थी जहां 25,000 20,000 से कम का अंतर है। एसआईआर ने ये जो 7% के आसपास करके चुनाव को जमीन पर खड़ा कर दिया है। अब इसके बाद एक तीसरा फैक्टर जो बचता है वो है हुमायूं कबीर का, वो है ओवैसी का, वो है लेफ्ट का और कांग्रेस का। हालांकि कांग्रेस जमीन पर कहीं नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं सर गिरी से गिरी हालत में अगर पैन वेस्ट बंगाल, इनको अगर इस पूरे 4-5 पार्टियों को मिला के अगर 3% भी मिला, बिल्कुल तो आज स्थिति यह है कि ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच अब कोई गैप नहीं रह गया है। जो डेंट 3-4% का लगना है वो टीएमसी को लगना है किसी भी हालत में। अभी इसके ऊपर एंटी इनकम्बेंसी है। तो ये सारी चीजें ये बताती हैं। और एक महत्वपूर्ण फैक्टर ये, अब लोगों का हमेशा ये सवाल आता है और वाजिब है सर, कि भैया ये सब आप गिना के क्या कर लेंगे, ये सब तो मान लीजिए हो जाएगा, लेकिन ममता की गुंडई कैसे रुकेगी? अभूतपूर्व ढंग से सर वेस्ट बंगाल में जो डिप्लॉयमेंट है, और एक घटना से मैं उसको ओन नहीं कर रहा हूं, मैं उसको क्रेडिट उसकी नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये हार्ड फैक्ट है। इस फैक्ट को अब महसूस करना होगा कि वेस्ट बंगाल में हिंदू अब अपने अधिकारों को लेके, हिंदू अपनी बिगड़ती हुई डेमोग्राफी को लेके जाग चुका है। बोलता नहीं था मुर्शिदाबाद में रामनवमी के जुलूस के बाद जो कांड किया गया, और उसके प्रत्युत्तर में जो कुछ भी निकल के आया है, तो ये चावल का वो एक दाना है सर। ये बताता है कि वेस्ट बंगाल में एसआईआर ने कितना पॉजिटिव पोलराइजेशन किया है हिंदू आइडेंटिटी के, और इसको भाजपा ने बहुत शानदार तरीके से इसका मैनेजमेंट किया है, जो कि बड़ी महीन बात है। इसको जरूर, ये जो एक अपनी आइडेंटिटी को लेके, अपनी डेमोग्राफी बदलती हुई को लेके जो ये चिंता है, ये भाजपा ने मैनेज किया है उसी बंगाली प्राइड के रैपर के तहत कि अरे हमारी बंगालियत खतरे में है, हमारी हिंदू आइडेंटिटी खतरे में है। इसको भाजपा ने बहुत अच्छे तरीके से जमीन पर, और इसके लिए क्रेडिट जाता है जो भाजपा के तरफ से वहां पर आरएसएस के लोग डीप इन द रूटेड काम कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं 1 to 1। और मैं आज आपको बताऊं सर, एक आरएसएस के कर्मी का जो वहां पर स्वयंसेवक लगा हुआ है, उसका टारगेट है, व्यक्तिगत टारगेट आप सुनिए, कि एक एक मतदाता होल्ड हाउस में वो कम से कम 3 बार विजिट करे मतदान के पहले तक। तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि जिसने ममता बनर्जी की जमीन अंक गणित में भी गड़बड़ा दी है और भाव गणित में भी गड़बड़ा दी है। इसीलिए एक हाथ में मछली, दूसरे हाथ में मटन, तीसरे हाथ में मुर्गा लेके टहल रही हैं माटी मानुष से शुरुआत करने वाली ममता बनर्जी। जी सर। अवनीश जी, अगर ममता बनर्जी इतनी घबराई हुई ना होती तो वो काला शॉल ओढ़ करके सुप्रीम कोर्ट में जाके खड़ी ना होती, और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का माथा उसी दिन ठनक गया था। और चुनाव आयुक्त के यहाँ जाकर के मुख्य चुनाव आयुक्त से बहस करना, उससे पहले अपने भतीजों को 12 सांसदों के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त के पास भेजना, बाहर आकर के अभिषेक बनर्जी की बदजुबानी कि वो उंगली दिखा करके बात कर रहे थे, मैंने उनको उनकी हैसियत बताई कि आप नियुक्त हैं, हम चयनित हैं। मतलब आप क्या ही हैसियत बताएंगे उनकी। लोकसभा चुनाव वो कराते हैं, यानी केंद्र की सरकार वो बनवाते हैं, राज्यों की सरकारें वो बनवाते हैं, वो कंडक्ट करवाते हैं, और आप उनकी हैसियत बताने चले हैं। मुझे लगता है कि ये जो बौखलाहट है ये बहुत कुछ बयान करती है। और जो आप अभी बता रहे थे
वो बेहद महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर आपने प्रकाश डाला। मैं आपका बहुत आभारी हूं। लेकिन जिस तरीके से डीजीपी को, चीफ सेक्रेटरी को, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को, इसी तरीके से बड़े तमाम पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को हटा दिया गया, ये कह दिया गया कि आप बंगाल में दिखाई नहीं देंगे चुनाव के समय। अभी जिस तरीके से पुलिस स्टेशन के अधिकारी, सर्किल ऑफिसर बदले जा रहे हैं, और जिस तरह से लोकल पुलिस को ये कहा गया है कि आप बूथों पर नहीं होंगे, बूथों पर सेंट्रल फोर्सेस होंगी, ये सब क्या शो करता है? बिल्कुल सर, मैंने पहले ही कहा कि जिस तरीके से ये सामर्थ्य, जो इतना एग्रेशन सामर्थ्य दिखाई दे रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट का एक दिया हुआ बल है, जिसकी वजह से ये संवैधानिक संस्था इतने तन्मयता से आगे बढ़ रही है। सर, ट्रांसफर्स और बाकी सारी चीजें हैं, लेकिन इसी के साथ साथ आपने अभिषेक बनर्जी का नाम लिया और वहां के सरकारी अमले का नाम लिया। इसके बारे में दो बातें जो बेहद कम लोगों को पता है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एक बहुत बड़ी लहर और बहुत बड़ा सेंटिमेंट पूरे बंगाल के समाज में तैर रहा है इस समय। जो लोग भी बंगाल से जरा सा भी ताल्लुक रखते होंगे या उनका संबंध हो, जरा पता करिएगा बंगाल में अभिषेक बनर्जी के बारे में क्या कहा जाता है। बंगाल में इस व्यक्ति को बहुत ही खतरनाक व्यक्ति के रूप में, और ममता बनर्जी उम्र के जिस पड़ाव में हैं, तो बंगाली समाज यह भी जानता है कि अगर ममता बनर्जी को राजनीतिक प्राणवायु मिली, चूंकि होने नहीं जा रहा है, लेकिन अगर कहीं गलती से 5 साल और ममता बनर्जी को बहुमत मिल जाता है, तो अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी को रिप्लेस करेगा। ये ठीक उसी तरह की स्थिति है जैसी कि उत्तर प्रदेश में कभी मुलायम सिंह के साथ अखिलेश यादव ने किया था, और उस समय औरंगजेब नाम का एक जुमला उछला था उत्तर प्रदेश की राजनीति। वेस्ट बंगाल के समाज में यह है कि ममता बनर्जी तो फिर भी अपने तमाम चीजों में महारत हासिल रखती थी, लेकिन क्रूरता का लेवल जो अभिषेक बनर्जी का है वो ममता बनर्जी से कहीं ज्यादा है। तो बंगाल के समाज में एक सेंटिमेंट ये भी है कि बूढ़ी हो रही, उम्रदराज हो रही ममता बनर्जी के रास्ते कहीं अभिषेक बनर्जी ना वेस्ट बंगाल में सत्ता में कायम हो जाए। ये एक बहुत अगेंस्ट दी अभिषेक बनर्जी, ये एक ऐसा फैक्टर है जिसकी शायद ही कहीं कोई चर्चा हुई होगी, लेकिन बंगाल इसकी के तुलना अंदर अंदर जी इसकी तुलना क्यों ना पंजाब से की जाए। प्रकाश सिंह बादल के रहते हुए जिस तरीके से सुखबीर सिंह बादल की गुंडाई वहां चली थी, उसका नतीजा है कि अकाली दल जो है वो जमी दोज हो गया। बिल्कुल सर, मैंने किस तरह ये घटना हो सकती है इसका उदाहरण अगर उत्तर प्रदेश से दिया, तो क्या स्थिति है ये बिल्कुल हूबहू अकाली दल के रिजिम में जो पंजाब का आपने उदाहरण दिया बिल्कुल सटीक बैठता है। तो बंगाल का समाज ये नहीं चाहता है कि ममता या दीदी के चक्कर में साल 1.5 साल के बाद ये अभिषेक बनर्जी है। तो एक तो ये सेंटिमेंट अभिषेक बनर्जी के खिलाफ। सरकारी कर्मचारियों को मैं आपको बता दूं, वहां के अमले की बात बता, एक तरफ डंडा चला है इलेक्शन कमीशन का। अच्छा, एक जो होता है ना सर कि सीना चौड़ा हो जाता है आदमी के अंदर, और दमखम कैसे आ जाता है? दमखम इस तरह से आता है कि समाज में एक बड़ा वर्ग जो ये समझता था कि इलेक्शन में अगर कहीं कोई गड़बड़ हो गई रिजल्ट में और ममता बनर्जी आ गई, तो पिछली बार यही सरकारी अमला इनका जो है हम लोगों के खिलाफ गुंडाई करेगा या बताएगा और इनके राजनीतिक गुंडे हम पर हमला करेंगे। इस बार वो समाज ये जान गया है कि भैया देखो ऐसा है, सरकारी कर्मचारी भी सीधे सुप्रीम कोर्ट के प्रश्रय में है और उसकी छाया में ये सारे काम हो रहा है। तो ये फियर फैक्टर बहुत तेजी से वहां पर, अलग अलग फियर फैक्टर्स थे वहां पर, कई तरह के फियर फैक्टर्स, वो लगातार इरोड हो रहे हैं। और एक चीज मैं और आपको बताऊं सर, मैं तो पिछले 6 महीने से बंगाल पर जब भी बात होती थी, तो चूंकि बंगाल से मेरे लगभग ठीक ठाक संबंध हैं अच्छे खासे लोगों से, तो मैं एक चीज लगातार मैंने आपके साथ भी बात करते हुए निश्चित कई बार इस बात को दोहराया है कि आप सोचिए कि जहां पर कम्युनिस्टों ने शासन किया और दुनिया के मजदूरों एक हो, वहां आज भी जब देश 7वां पे कमीशन ले रहा है, 8वें पे कमीशन की तैयारी चल रही है,
तो वेस्ट बंगाल का राज्य सरकार कर्मचारी सर 5वां वेतन आयोग पूर्णतः और आंशिक रूप से 6ठा वेतन आयोग की सैलरी पाता है। दर्शकों के सामने अगर मैं उदाहरण दे दूं दर्शकों, तो उत्तर प्रदेश का एक प्राइमरी टीचर जिसकी नौकरी 4 साल हुई है, वो 75,000 के लगभग सैलरी पाता है। वेस्ट बंगाल में वही प्राथमिक टीचर बेचारा जिसकी नौकरी 12 साल हो गई है, वो अभी 50,000 रुपए सैलरी पाता है। बिल्कुल ये बिल्कुल स्थिति है। और सर इसको लेके एक बहुत अगेंस्ट ममता बनर्जी रिजीम, एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट राज्य सरकार कर्मचारियों के अंदर है, केवल टीचर नहीं, पूरे राज्य सरकार कर्मचारियों को, और वो अपने वेतन को लेके। और उसकी वजह मैं बताऊं, मैं ये क्रेडिट नहीं लेता, लेकिन मैंने कम से कम 6 महीने से मैं लगातार बोल रहा हूं, मैंने इधर डेडिकेटेड वीडियो उस विषय पर बनाए। अमित शाह जी ने लगभग 1 हफ्ते पहले बंगाल को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आती है तो हम 45 दिनों के अंदर 7वां वेतन आयोग बंगाल में लागू करेंगे। और एक उदाहरण छोटा सा और देता हूं, अभी 3-4 दिन पहले वहां इलेक्शन कमीशन के इस समय ड्यूटी कर रहे जितने भी राज्य सरकार कर्मचारी लगे हुए थे जो इलेक्शन ड्यूटी कराएंगे, उनकी एक ट्रेनिंग चल रही थी। उस ट्रेनिंग में ममता बनर्जी के पीआर की फिल्म दिखाई जाने लगी, ममता बनर्जी के टीएमसी के काडर्स द्वारा। और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी कर रहे उन सरकारी कर्मचारी जो बंगाल से ही आते हैं, जिनके बारे में ये ओपिनियन बना दी गई है कि वो भी ममता बनर्जी के लिए काम करते थे, निश्चित तौर पर मजबूरी थी। जी वहां हाँ। पर कर्मचारियों ने विद्रोह किया और हंगामा किया कि नहीं ये गलत हो रहा है, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था। उसके बाद उस कर्मचारी का सर फोड़ दिया टीएमसी के गुंडों ने। अब आप फिर कहेंगे कि सर देखिए हिंसा तो वो कर ही देती है, गुंडों के बदौलत डरा देने में कामयाब हो गई। नहीं, अंततः नतीजा क्या हुआ उस पर गौर कीजिए। सर पूरे कर्मचारियों ने ट्रेनिंग का त्याग किया, बहिष्कार किया और वहीं प्रदर्शन हुआ। और जब इलेक्शन कमीशन के अधिकारी वहां पहुंचे, प्रॉपर तरीके से कार्रवाई हुई। तो ये बताता है कि चाहे राज्य सरकार कर्मचारी हो, उनके अंदर ये विद्रोह, उसको लेके फियर फैक्टर, ममता बनर्जी का वो जो एक डर था, उसको कम करने में 3-4 चीजों ने बहुत काम किया है। पहला तो सुप्रीम कोर्ट के बाद इलेक्शन कमीशन जिस हिम्मत से लगा हुआ है। तीसरा सर, ये जो अभी महंगाई वेतन भत्ता जो डीए वाला मामला था, जिससे 20 लाख कर्मचारी, और 20 लाख कर्मचारी का मतलब आप सोचिए सर 1 करोड़ की संख्या बदलती है लाभार्थी, अगर उनके परिवार के 5 सदस्यों का एवरेज जोड़ा जाए। और ये मुकदमा ले जाके सुप्रीम कोर्ट में लड़ा कौन और जीता कौन? शुभेंदु अधिकारी, विपक्ष में रहते बिल्कुल हुए। ममता ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी कि 25% भुगतान कर दो इमीडिएट, अभी तक भुगतान नहीं किया है। ये जो एक अगेंस्ट सेंटिमेंट हर वर्ग में चल रहा है और उसके साथ फियर फैक्टर का खत्म होना मुर्शिदाबाद में दिखा है सर। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं उसको ओन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहां तुम्हारी आबादी 50% से भी ऊपर एग्जिस्ट करती है, वहां भी हिंदू अपनी आइडेंटिटी को लेके, अपनी बदलती डेमोग्राफी को लेके न सिर्फ चिंतित है, सजग है, बल्कि अगर जरूरत पड़ी तो सड़क पर उतर के प्रत्युत्तर देने पर भी तैयार है। ये सारी चीजें एक दूसरे संदर्भ में ले जाती हैं। और अंतिम में एक बात, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे चुनाव को, बंगाल का चुनाव, बंगाल के लिए चुनाव, बंगालियों के बीच चुनाव और बंगालियों द्वारा लड़ा जाने वाला चुनाव बना दिया है, दैट इज अ वेरी गुड स्ट्रेटजी, जिसने भाजपा, जिसके जरिए भाजपा ने ममता बनर्जी की जो मेन टूल किट थी, जो उनकी मेन यूएसपी थी, उनके अपने शतरंज की बिछात को खींच लिया। जी आखिरी सवाल साहब, खेल तो शुरू हो गया है। देखिए जरा, एक ओपिनियन पोल आया है, सर्वे आया है, जिसमें कहा गया है कि टीएमसी 184 से 194 सीटें जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी 98 से 108 सीटें जीत सकती है। वोट शेयर के मामले में कहा गया है कि 41.9 करीब 42% लोग टीएमसी के प्रति अपना समर्थन व्यक्त कर रहे हैं और 34.9 यानी 35% लोगों ने भाजपा को वोट दिया है। पिछली बार 38% बीजेपी को मिला था, 48% टीएमसी को मिला था
और इतना कुछ होने के बावजूद अगर ओपिनियन पोल और सो कॉल्ड सर्वे में ये कहा जा रहा है कि अब भी ममता बनर्जी 2/3 बहुमत ले जाएगी, तो ये खेल नहीं है तो क्या है साहब? सर इसी फिगर से जरा एक दो चीजें, सर उनको 48 से 45 कर रहे हैं, ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी को 38 से 35 कर रहे हैं। तो अगर कुल वोट कम हुए हैं, चलिए दोनों अगर लूज कर रहे हैं तो पा कौन रहा है? अगर दोनों लूज कर रहे हैं तो वो वोट जा किसको रहे हैं? बड़ी मजे की बात है। अच्छा, अगर वो SIR की वजह से इतने वोट का शेयर कम हो रहा है, तो भी आप मुझे ये बता दीजिए कि ममता बनर्जी अगर नीचे आ रही है तो भैया भारतीय जनता पार्टी इतना नीचे कैसे जा रही है? तो बिल्कुल। ये PR की लड़ाई है सर, और अभी ऐसे बहुत सारी चीजें आती रहेंगी, लेकिन असलियत ये है कि अब महज भारतीय जनता पार्टी के पास 4 से 5% वोटों को मैनेजमेंट के जरिए दुरुस्त रखने का ही एक काम बाकी है। ये जो कर ले गई भाजपा, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने पूरा मैदान खुला हुआ है। अवनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दिल से आभार। आपने इतना समय निकाला और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को हमारे दर्शकों के सामने रखा। दर्शकों से निवेदन है, और मुझे लगता है आपको ये चर्चा बहुत अच्छी लगी होगी, तो लाइक का बटन जरूर दबा दें। इसके अलावा वीडियो को शेयर कर दें। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। और अवनीश जी का चैनल आप जानते हैं, प्रारब्ध, उसको भी सहयोग करें और उसको भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश। थैंक यू सो मच। प्रणाम सर।